हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर मेटलर्जी को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और थर्माइट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपको ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका किसी तरीके का डाउट रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपना डाउट वहां पे पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और उस रस्टिंग से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो हम लोग देख रहे होंगे। साथ ही साथ हम लोगों को अपने हेल्थ के साथ क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अपने डेली लाइफ में, उसको भी हम लोग देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो ठीक ठाक चीज है और थोड़ा सा लगेगा आप लोगों का एफर्ट। वीडियो में आप लोग को पूरा फोकस के साथ आज बैठना होगा, ठीक है? तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आप लोग हेडिंग लगाओ मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो लिखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है वो यही आता है कि आखिर मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग को हम लोग पढ़ क्यों रहे? तो देखो, हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसा सब्सटेंसेस है जो किससे बना हुआ होता है? आयरन से बना होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पानी का जो एक शिप होता है वो किससे बना है? आयरन से बना हुआ है। बहुत सारा ब्रिजेस है वो किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। हम लोग के जो बिल्डिंग है उसमें रॉड इस्तेमाल होता है, वो रॉड किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। गेट किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। तो इतना सब कुछ जब आयरन से बना हुआ है तो हम तो चाहेंगे ना भाई कि आयरन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। बट यार क्या आ जाता है? रस्टिंग आ जाता है। अब रस्टिंग होता क्या है? रस्टिंग एक ऐसा फेनोमेना है जिसके वजह से आयरन क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन बेसिकली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो आयरन का स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है। जो आयरन ज्यादा लंबा समय तक चलना चाहिए वो आपका 2 साल 3 साल के अंदर ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ऐसा तो हम लोग नहीं चाहेंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये चीज जो ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, उस ऑक्सीडेशन से आयरन को बचा लिया जाए। इसको बचाने के लिए समझना पड़ेगा कि भाई आखिर ये होता कैसे। तो उसके लिए है आपका मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। एक बार अगर हम लोग समझ गए कि रस्टिंग लगता कैसे तो उसको बचाने का आइडिया तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को आइडिया मिल गया कि मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? एक जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे वो ये लिखोगे कि प्योर आयरन डू नॉट अंडरगोज रस्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला बात ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन, वो प्योर आयरन पे कभी भी आपका रस्ट नहीं लगता है। जब हम लोग इस मेटलर्जी का जो पहला चैप्टर पढ़े थे वहां पे हम लोग पढ़े थे कि आयरन का 3 कैटेगरी होता है और उन तीनों का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि कितना कार्बन उस आयरन के अंदर में प्रेजेंट है। 2.5 था, किसी में 1.2 था, किसी में 0 कार्बन था। तो जब कार्बन प्रेजेंट होता है तो वहां पे कार्बन कैसे काम करता है? एज ए इम्प्योरिटी काम करता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आयरन है Fe, ये अगर सिर्फ Fe है तो तुम्हारा क्या है? प्योर है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप क्या किए, इस Fe में साथ में थोड़ा सा कार्बन भी मिला दिए तो ये जो आपका मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है? इम्प्योर मिल रहा है। तो ये जो रस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई रस्टिंग किस में लगता है? रस्टिंग कभी भी आपका प्योर आयरन में नहीं लगता है, जब भी आपका किस में लगेगा? इम्प्योर आयरन में लगेगा, ठीक है? तो ये चीज एकदम दिमाग में रखना। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आता है तो आप बोल पाओगे, ठीक है? दूसरा जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, रस्टिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा? फ्लो ऑफ आयॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शन तो वहां पे परफॉर्म हो रहा है, इसलिए केमिकल बोले। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि रस्टिंग क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और जो प्योर आयरन होता है वो कभी भी रस्टिंग नहीं करता, अंडरगोज रस्टिंग नहीं जाता है, ठीक है? क्लैरिटी मिल गया? अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं ना, अब रस्टिंग में समझ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एकदम पूरा फोकस, एकदम हाई फोकस चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिए? हम लोग एक आयरन सैंपल लिए। अब ये आयरन सैंपल कैसा होगा बाबू? ये आयरन सैंपल में थोड़ा सा इंप्योरिटी प्रेजेंट होगा, इधर उधर कहाँ पे इंप्योरिटी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ना क्या किए हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्योरिटी पहले से बना लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक वाले सेक्शन में अच्छे से बनाते थे। इस सेक्शन में क्या है? आपका इंप्योरिटी,
बाकी जो दूसरा है सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये क्या है, ये प्योर है, और ये वाला क्या है, इम्प्योर है। यहां तक समझ में आया? प्योर जब हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है, आयरन है, और यहाँ पे क्या होगा आपका, थोड़ा सा कार्बन भी प्रेजेंट होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जब ये आपका क्या है, एक लोहा का बहुत बड़ा पीस है, इस लोहे के पीस के ऊपर जब आप इसको भिगा दोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरीके से एक लेयर जम जाएगा। हम लोग एकदम जूम करके देख रहे हैं, ठीक है? तो जब हम लोग ये देख रहे हैं तो ये क्या है, वाटर, ठीक है? इसको इस तरीके से नहीं बनाते, एक ऐसे बस बना देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है बाबू, यहाँ पे हम लोग पानी रखे हैं। तो समझना हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये हम लोगों का आयरन का एक बड़ा सा पीस था, उस आयरन के पीस को हम लोग क्या किए, भिगा दिए। उस भिगाने की वजह से एक बहुत पतला लेयर आएगा, डेफिनेटली हमको भी पता है बहुत पतला आएगा, बट हम एकदम पतला बना देंगे तो उसमें लिखेंगे क्या चीज, ठीक है? तो ठीक ठाक इतना मोटा एक लेयर बनाए कि भाई यहाँ पे क्या है, पानी। अब इस पानी के अंदर क्या क्या होगा, ये जो पानी हम लोग लिए वो कैसा है, इसमें हाइड्रोजन, पानी में जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व है। तो एक चीज याद रखना कि जो वाटर होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है? तो ऑक्सीजन वहां पे क्या होता है, आपका डिसॉल्व होता है। ये बात क्यों बोल रहे हैं, अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है? बस इतना दिमाग में रखना कि यहाँ पे क्या है, पानी है और O2, ठीक है? इतना चीज समझ में आ गया, सेटअप समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे ये जो आयरन है, ये आयरन क्या करेगा ना, ये आयरन एज अ एनोड बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, और ये आपका एज अ कैथोड बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये मेरे को एनोड और कैथोड क्यों बिहेव करना स्टार्ट करेगा, इसका आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप ध्यान दिए होगे तो जो Fe है उसके अंदर क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या चाहता है, लॉस करना चाहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और हमको क्या बना दो, कैटायन। हमको मतलब आयरन को क्या बना दो, कैटायन। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आयरन क्या चला जाता है, ऑक्सीडेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहला स्टेप लिख रहे हैं, एट एनोड, अच्छा से समझना हर एक चीज को, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, सबसे पहला जो Fe है वो Fe कहाँ जाएगा, Fe+2 बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है भाई कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। अच्छा, Fe से Fe+2 बना तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाँ। दूसरा साइड में आपका क्या है, एट कैथोड, वो सवाल कर दीजिए, एट कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा होगा, कैथोड में आपके पास क्या है, पानी है यहाँ पे। तो पानी आपका क्या करता है ना, ब्रेक डाउन करता है, H2O, और ये बनता है H+ और OH-। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा चीज, ये दोनों रिएक्शन समझ में आया? क्या हुआ, एनोड में जो आपका आयरन था वो आयरन क्या किया, ब्रेक किया, ऑक्सीडेशन हुआ, Fe+2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। जो आपका पानी था वो पानी भी क्या किया, ब्रेक डाउन हुआ, H2O से H+ और OH- बन गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो Fe+ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन H+ आप देख लो, ये H+ क्या करता है, अगला फर्दर रिएक्शन स्टार्ट करता है। H+ सोचता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ, बना देते हैं H+ और OH-। ये H+ यहाँ से क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या करता है, H बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि बस हाइड्रोजन है बट ये एग्जिस्टिंग फॉर्म नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, एक चीज हम गलती की, क्या गलती की बताओ तो, जो H+ है वो H+ क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद ना ये बनाएगा बाबू। तो ये H+ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन सिमिलर नहीं है, ये अलग है। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेप 1 पे हुआ और ये आपका सेकेंड स्टेप पे हुआ, ये आया। अब ये जो H है ये क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा और यहां से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आसमान में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो आपका ये जो H है, ये H किसके साथ कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे तो ऑक्सीजन में डिसॉल्व है ना, तो जब आप ये फॉर्म करोगे, ये H आपका किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, वापस से ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेप लिखाता है कि भाई जो H है वो
किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखना, एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे करके होता है ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आप बोल सकते थे भाई ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो, H प्लस O2 गिव्स H2O, और यहाँ पे O सिंगल है तो इसका आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? हम पढ़ाए थे यार, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2 है, तो ये 0 हुआ, यहाँ पे -2, तो 0 से माइनस की तरफ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे तो आयरन का क्लियर है, H2O, ये H प्लस OH बनाया है, H प्लस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या फॉर्म किया? नेसेंट हाइड्रोजन। जाहिर सा बात है नेसेंट हाइड्रोजन एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? वापस से आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अच्छा, वहां पे बहुत सारा ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वही नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा। तो इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं वापस से कि भाई यहाँ पे क्या कहानी चला। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या है? Fe+2 है। अब यार ये Fe+2 सॉल्यूशन के अंदर में देखो OH माइनस है, Fe+2 रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? OH माइनस के साथ, और क्या फॉर्म करता है? आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH2। आया बात समझ में? FeOH किसके साथ रिएक्ट किया? FeOH2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे भी जो फॉर्म हुआ आयरन हाइड्रोक्साइड, वो आयरन हाइड्रोक्साइड कहाँ जाता है? वो अगेन रिएक्ट कर जाता है अगेन किसके साथ? डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आपको रस्टिंग करवाना है तो रस्टिंग के लिए दो चीज लगेगा, एक आपको क्या लगेगा? पानी, ताकि ये सारा रिएक्शन परफॉर्म हो सके। दूसरा आपको क्या लगेगा? ऑक्सीजन, ताकि ये वाला लाइन परफॉर्म हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, एयर के साथ भी बोल देते हैं इसको कि रिएक्शन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड विद एयर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, FeOH2 आपका किसके साथ जाएगा? O2 के साथ बनाएगा, और यहाँ पे फॉर्म करेगा Fe2O3 और साथ में 2H2, साथ में और भी वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पे X लिखना है, ये X का मतलब होता है कितना भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड हो सकता है, और साथ में अलग से भी पानी बनता है, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये प्लस H2 छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको हटा भी सकता है, ठीक है। तो बेसिकली FeOH2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है? Fe2O3H2O। रिएक्शन बैलेंस हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हम यहाँ पे क्या लिखे? X लिखे, और ये एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे X नहीं लिखते हो तो आपको रिएक्शन में क्या करना पड़ जाएगा? बैलेंस करना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो और साथ में H2O लिखते हो तो आपको रिएक्शन को फिर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सारा नंबर्स है। बट आप जैसे यहाँ पे X लिख देते हो तो ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज समझ में आया स्टेप कि यहाँ पे क्या हुआ? जो आयरन था, आयरन का आयन था, वो आयरन का आयन कहाँ गया? हाइड्रोक्साइड के आयन के पास, और फॉर्म किया आयरन हाइड्रोक्साइड। ये आयरन हाइड्रोक्साइड जो एयर था उस एयर के साथ कंबाइन करके ये लेयर फॉर्म किया आयरन ऑक्साइड और वाटर का। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं कि भाई ये क्या है? रस्ट है, यानी वो जो ब्राउन। अच्छा, ये रस्ट का जो कलर है वो भी देख लो भाई, ये रस्ट का कलर डेली लाइफ में हम लोग जानते हैं भाई, रस्टिंग किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो ये ब्राउन कलर का रस्टिंग होता है। तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आया कि किस तरीके से चल रहा होता है। तो हम लोग के पास स्टार्टिंग में क्या है? एक आयरन का सैंपल है। आयरन में दो चीज होना इंपॉर्टेंट है, पहला प्योर पार्ट, दूसरा इम्प्योर पार्ट। अगर इम्प्योर पार्ट नहीं होगा तो आयरन के ऊपर रस्ट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इम्प्योर पार्ट था, जैसे ही था तो इस पे क्या लगा? भिगाया। या तो इसको भिगा दो, या तो हवा में इतना क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए कि रस्टिंग लग जाए, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉइस्चर होना चाहिए, इस मॉइस्चर का दो मतलब है कि उसके अंदर पानी होना चाहिए और उसके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। पानी और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो भी रस्टिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ लिखिए ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ये वाला सैंपल से ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा? भिगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका दो रिएक्शन स्टार्ट होगा, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। सबसे पहले क्या होगा? आपके एनोड के पास जो आयरन है, प्योर वाला आयरन, वो Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। सिमिलरली जो आपका वाटर है वो वाटर H+ और OH- में टूटेगा। ये दो रिएक्शन समझ में आया, ठीक है।
अब यार यहाँ पे पहले कहानी हम लोग समझे थे कि क्या होता है कि ये जो H प्लस है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये H प्लस यहाँ से आया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों आपस में कंबाइन किया, क्या बनाया, नेसेंट हाइड्रोजन बनाया। ये नेसेंट हाइड्रोजन रुकेगा नहीं, कहाँ जाएगा, आपस में फॉर्म करके प्योर हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा और कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेगा। इन दोनों रिएक्शंस का एज सच कोई यूज केस नहीं है, ये पूरे का हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड और थ्री का कोई यूज केस नहीं है, बट एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, नेम डेम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि भाई यही वाला क्वेश्चन बोले कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो सारा चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। मेन फिर यहाँ पे काम होता है कि भाई जो Fe+2 है और यहाँ से जो OH- हुआ, ये Fe+2 और OH- आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है। किस तरीके से कंबाइन करता है, यहाँ पे बस आयरन हाइड्रोक्साइड बनाए, कुछ नहीं किया, वैलेंसी एक्सचेंज किया, देखो 2 इसको दे दिए बस, और इसका 1 इसको दे दिए तो हाइड्रोक्साइड बनाया। ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड बना, ये यहीं पे रुकता नहीं है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ, यार बारिश शुरू हो गया, आई होप माइक का पूरा तो क्वालिटी जाएगा, आवाज तो आ नहीं रहा होगा। ये आयरन हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड, जो कि आपका ब्राउन कलर का होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला चीज अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, आवाज खराब होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, जो कि क्या था, ब्राउन कलर का होता है और उसी को हम लोग रस्ट बोल रहे थे। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस तो ठीक है भाई, बट इसी पे सोने पे क्या है, सुहागा है। सोने पे सुहागा कौन है, वो है आपका क्लोरीन माइनस, यानी क्लोरीन का आयन। अगर गलती से भी इस पानी का जो सैंपल था, उस पानी के सैंपल में ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन आयन भी प्रेजेंट रहा, तो ये जो रस्टिंग लग रहा है वो 1 हफ्ता में लगने की जगह 2 दिन के अंदर ही लग जाएगा। यानी क्लोरीन आयन क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको और ज्यादा फास्ट कर देगा। तो नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग कि Cl माइनस आयन एक्सेलरेट, क्या चीज एक्सेलरेट करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सेलरेट करने वाले आयन का नाम बताइए, एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्या बोलना है वहां पे, क्लोरीन माइनस, Cl-, ठीक है। अब यार देखो होता क्या चीज है कि ये Cl- किस तरीके से इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है वो अब हम लोग देखते हैं। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा वाटर का सैंपल है, ये जो वाटर सैंपल है, इस वाटर सैंपल में OH- भी प्रेजेंट है और Cl- भी प्रेजेंट है। यहाँ पे OH- तो था, लेकिन साथ में Cl- भी प्रेजेंट है। अच्छा, ये Cl- आता कहाँ से है, तो देखो पानी में कभी ना कभी तो सॉल्ट मिक्स होता है भाई, जैसे पानी में नमक घुल गया, समुद्र का पानी में तो भाई दुनिया भर का नमक है, या किसी भी तरीके का मिनरल प्रेजेंट है, तो वो सारा मिनरल क्या करता है, ब्रेक करके क्या प्रेजेंट करवा देता है वहां पे, Cl-। तो ये बेसिकली आपका अगर किसी पानी में सॉल्ट घुला हुआ है, नमक पानी घुला हुआ है, वो नमक पानी क्या है, डेंजरस है, किसके लिए, आयरन के लिए, इम्प्योर आयरन, प्योर आयरन के लिए, ठीक है। तो ये क्लोरीन, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो वापस से, तो Fe+2 भी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, OH- के साथ, बट अब Fe+ के पास 2 ऑप्शन है, वो OH- के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और Cl- के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। Fe+2 को OH- से ज्यादा बेटर कौन लगता है, Cl-, इसलिए वो क्या बोलता है कि भाई हम Fe+2 किससे रिएक्ट करेंगे, Cl- के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, FeCl2। अब ये FeCl2 यहीं पे है, तो ये अच्छा पिछले बार क्या फॉर्म हो रहा था, FeOH2, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ, और आपका Fe2O3H2 फॉर्म कर रहा था। बट यहाँ पे ये चीज नहीं होता, ये वाला स्टेप अभी नहीं होगा। इसके बाद एक और स्टेप होता है कि FeCl2 पानी के साथ वापस से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, FeOH2 और साथ में फॉर्म करता है HCl। साथ में क्या, FeCl2 किसके साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ, FeOH2 और HCl। तो जब हम लोग समझ में आया, और यही जो HCl है, ये क्या है, एक एसिड है ना, तो एसिड क्या करेगा, रिएक्शन को तो फास्ट करवाएगा, तो ये एसिड इस पूरा का पूरा प्रोसेस को और क्या करवाता है, स्पीड करवा देता है। तो देखो अगर आपको समझना है सही से, तो आप क्या समझोगे कि ये वाला स्टेप नहीं होगा, कब, जब क्लोरीन आइटम प्रेजेंट रहेगा तब, यानी Fe से Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन बना, ये वाला स्टेप हट जाएगा। FeOH से रिएक्ट नहीं करके क्या करेगा, FeCl के साथ रिएक्ट करेगा, FeCl2 बनेगा, फिर FeCl2 पानी के साथ रिएक्ट करेगा, FeOH2 बनेगा। जब ये FeOH2 बन जाएगा तो वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये, तब आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 1, पहले ये था 1 2 3, बाद में क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ये 1
2 नहीं 2 3 एंड ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अभी तक मैकेनिज्म को समझे, अभी हम लोग को ये नहीं समझ में आया कि आखिर इसको रोकेंगे कैसे। तो रोकने के लिए क्या किया जाता है ना कि जो भी हम लोग आयरन का सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम लोग को बचाना है रस्टिंग से, उसमें आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल हम लोग ऐड कर देते हैं। समझो बात को समझो, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पिछले वीडियो में समझे हो तो वहां पे हम आपको क्या बताएं कि जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, इस तरीके का ऑर्डर पढ़े थे ना यार, LE, आयरन भी था, इस तरीके से पढ़े थे ना, आयरन यही कहते था। तो अगर हम लोग बात करेंगे Ca का और Mg का, तो Ca और Mg में दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही है, एक जगह में Ca भी है और Mg भी प्रेजेंट है। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, Ca लॉस करेगा या Mg लॉस करेगा? तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे Ca क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो यहाँ पे अभी आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी दिखा रहा है, और इस लॉस की वजह ही से ना ये सारा पूरा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, Fe+2 फॉर्म हुआ, इसी वजह से ना ये पूरा का पूरा कहानी चला। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये Fe+2 फॉर्म ना हो, यानी आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस ना करे, और अगर करे भी तो वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन फॉर्म कर ले, ये वाला रिएक्शन परफॉर्म ना हो। ये कहाँ पे है, एनोड पे परफॉर्म होता है। तो आयरन एनोड से हट के कहाँ चला जाए, कैथोड पे चला जाए। मेन लॉजिक यहाँ पे ये है। तो हम लोग आयरन से ऊपर वाला जो भी मेटल होता है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हम लोग यही काम करते भी हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना कि जो आयरन है, आयरन का जो भी कंटेनर जिसको हमको बचाना है, उसके साथ आप क्या करते हो, Mg को अटैच कर देते हो। बहुत सारा अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे अभी जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है मेटल्स को ऐड करना। जैसे देखो, अगर एक ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये शिप्स वगैरह में होता है। पानी का बहुत बड़ा शिप है भाई, अब ये जाहिर सा बात है ये पानी के अंदर जाएगा, तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके से छोटा छोटा पीसेस, किसका, ये सब क्या है, Mg है, Mg को अटैच कर दिया जाता है। अब जैसे ही वहां पे मैग्नीशियम को हम लोग ऐड कर देंगे, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। थोड़ा सा कुछ चीज को मिटा है, कुछ चीज में क्या मिटा सकते हैं, ठीक है, नहीं मिटा रहे यार, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, ये तो अब हम लोग को नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला चीज पोर्शन को हटा दें। अब यहाँ पे देखो, तो जो पहले कहानी चल रहा था एट एनोड और एट कैथोड, अब वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा भाई, अब वहां पे Mg भी प्रेजेंट है, तो Mg क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा और इस तरीके से फॉर्म करेगा। सिमिलर वे में जो आयरन तुम्हारा लॉस किया था 2 इलेक्ट्रॉन अगर किया, तो वो ये OH माइनस या Cl माइनस, अच्छा इन दोनों से रिएक्ट कर क्यों रहा है, कर इसलिए रहा है ना कि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। देखो ना, OH के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लालच में ये ऐसा काम कर रहा है। तो Fe+2 को क्या करेगा, Mg बोलेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो ना यार, तुम क्यों इधर उधर जा रहे हो, वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके वापस से क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। और इस तरीके से हम लोग आयरन को रस्ट लगने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बात समझ में आया? तो जब भी हम लोगों को आयरन को बचाना होता है रस्टिंग से, तो ये एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन, आई थिंक ऐसा ही बोला जाता है, या प्रिवेंशन, देखना बुक में क्या है। तो कैथोडिक प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन कहा जाता है, जो कि रस्टिंग से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हायर रिएक्टिव वाला जो मेटल है उसको अटैच कर दिया जाता है आयरन के साथ, और इस तरीके से आयरन का जो रस्टिंग है वो बच जाता है। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए और भी 2-3 तरीका है। वो 2-3 तरीका कौन कौन से है बाबू, जल्दी जल्दी बताते जाओ, वीडियो को अब हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने का एक तो तरीका है कि भाई उसको पेंट कर दो, किसी तरीके का पॉलिश कर दो। उस पेंट और पॉलिश से क्या होगा, आयरन का वाटर, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हम लोग का आयरन का रॉड है, इस आयरन का रॉड को वाटर और ऑक्सीजन से बचाना है ना, क्योंकि वाटर ऑक्सीजन लगेगा तभी तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। तो हम लोग क्या किए, इसके ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ा दिए, किसका, पेंट का, पेंट कर दिए। जैसे ही पेंट कर दिए, अगर ऊपर में H2O और O2 आता भी है तो वो डायरेक्टली आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये कांटेक्ट से बच गया तो इससे क्या हुआ, आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका को इस्तेमाल किया जाता है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। एक और प्रोसेस है, याद है जो हम लोग पढ़े थे,
गैल्वानाइजेशन। गैल्वानाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था यार। तो गैल्वानाइजेशन का एक तरीके का प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसमें हम लोग जिंक का एक बहुत पतला सा लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। सेम है जैसे पेंट कर रहे हो वैसा ही है। तो ये आयरन का रॉड हुआ या पीस हुआ, इसके ऊपर एक बहुत पतला सा लेयर किसका रहेगा, Zn का रहेगा। इस वक्त पेंट नहीं कर रहे, Zn का एक पतला सा लेयर चढ़ा दिए। ये भी क्या करेगा, H2O और O2 से रिएक्ट करने से बचाएगा। जैसे बचाया आयरन मेरा क्या हुआ, बच गया। और सुंदर भी दिखता है क्योंकि जिंक से जब आप कोटिंग कर देते हो तो वो थोड़ा सा सिल्वर वाला चमक आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, गैल्वानाइजेशन कर देना। और एक तरीका है, एक ना फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसका ये बेसिकली आपका क्या है, Fe3O4। इसका भी आप एक कोटिंग कर सकते हो, Fe3O4 का भी आप कोटिंग कर सकते हो। ये आपका कब किया जाता है, जब इंडस्ट्री में आयरन रेडी हो रहा है, और उसी वक्त जब आपके पास आयरन एकदम पूरा पिघला हुआ स्टेट, पिघला बोले एकदम रेड हॉट स्टेट में है भाई, बहुत ज्यादा गर्म है, उसी टाइम में आप उसके ऊपर क्या चढ़ाते हो, स्टीम डालते हो। स्टीम का मतलब हो गया जो वाटर का भाप है, वो भाप उसके ऊपर चढ़ाते हो। जैसे ही करते हो तो वहां पे Fe3O4 का एक पतला सा लेयर आयरन के ऊपर बन जाता है। अगेन ये भी लेयर क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट को हटा देता है, और फेरोसोफेरिक एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करता है। तो तीन तरीका बताएं। पहला तरीका बताएं कि भाई उसको पेंट कर दो, दूसरा तरीका बताएं आप उसको गैल्वानाइज कर दो, यानी जिंक का एक पतला सा लेयर चढ़ा दो, और तीसरा तरीका बताएं कि फेरोसोफेरिक ऑक्साइड से क्या करो, उसका कोटिंग कर दो। लेकिन ये कब होगा, जब इंडस्ट्री में रेडी हो रहा होगा तब हो रहा होगा, ठीक है। हॉट स्टीम के साथ आपको इसको अटैच करना पड़ता है, ठीक है, पास करवाना पड़ता है। तो इतना चीज समझ गए हम लोग। अब एक टॉपिक है हम लोगों का कोरोजन, ठीक है। हम कुछ चीज मिटाते रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना अगर आप उतार लिए हो तो। हम लोगों का एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोजन। देखो कोरोजन का क्या मतलब है, अभी जो हम लोग बोले कि भाई आयरन क्या किया, आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, ऑक्साइड फॉर्म किया, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड को फॉर्म करने ही को क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन जब भी होगा तो वहां पे जो आपका मेटल होता है, उस मेटल के ऊपर एक पतला लेयर किसका आ जाता है, ऑक्साइड का आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि मेरे पास ना यहाँ पे एक बड़ा सा पीस है, इसका कॉपर का है। ये कॉपर बाहर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये कॉपर इसके साथ रिएक्ट किया और करके, ये तो है ठीक है, इसके ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ेगा। किस चीज का लेयर चढ़ेगा भाई, CuO का लेयर चढ़ेगा। कभी कभी सल्फाइड भी बनाता है, CuSO4 भी फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। कभी कभी हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो जाता है, CuOH2 भी फॉर्म होता है। तो जब भी एक मेटल अपने ऊपर ऑक्साइड, सल्फाइड या हाइड्रोक्साइड, इसमें से कोई भी चीज फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉपर ही हो, मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया कि कोरोजन क्या चीज है, ठीक है। अब ये कोरोजन अच्छा है या खराब, तो ये कोरोजन अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो अगर अच्छा नहीं है बोल रहे, ये वाला रस्टिंग से आपको बचाता है, बट थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं कि इम्प्योर, मतलब आपका जो दिखने वाला चीज है, ब्यूटी है, वो खराब हो जाता है। जैसे कि आप गोल्ड वगैरह या मम्मी सिल्वर वगैरह इस्तेमाल करती होगी, तो गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत ज्यादा दिन तक रखने से क्या होता है ना, हल्का सा ब्लैकिश लेयर आ जाता है। सिल्वर या गोल्ड आपका हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। अच्छा, 5 रुपए का पुराना वाला जो कॉइन आता था, थोड़ा सा थिक रहता था, वो वाला कॉइन किसका बना होता था, कॉपर का। तो वो भी अगर बहुत पुराना होगा तो देखो एकदम ब्लैक ब्लैक लगेगा, एकदम थोड़ा सा उसके ऊपर एक गंदगी आ जाता है। वो गंदगी नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है। तो यही चीज आता है, लेकिन ये समहाउ कहीं ना कहीं उसको बचाता भी है कि फर्दर और कोरोजन ना हो, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गया ना उसके ऊपर। दूसरा जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही सबसे MCQs में ही आएगा यार, इससे लॉन्ग कुछ ऐसा आने वाला नहीं है सच। 1 मार्क्स का ऐड करके ही पूछ सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है ना, कभी कभी हम लोग जो एल्यूमिनियम हुआ या कॉपर हुआ या Zn का कोटिंग किया हुआ, इस तरीके का चीज में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और वो जो भी खाना कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, वो कुकिंग फूड मेरा कैसा होता है,
एसिडिक होता है। भाई स्ट्रीट फूड में कितना सारा जो हम लोग देखोगे ना कि स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टमाटर डलता है, नींबू डलता है, और वो जो बड़ा सा प्लेट होता है, तवा होता है, वो किस चीज का बना होता है, आयरन का बना होता है। तो यार समहाउ कहीं ना कहीं वो आयरन यहाँ पे जो हम लोग फूड डाल रहे हैं एसिडिक फूड, उस एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और वहां पे वो फॉर्म करेगा अपना ऑक्साइड्स Al2O3 CuO ZnO, और ये सब जो है वो हम लोग का खाना में आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, खा लेंगे। खा लेने से एक डिजीज होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल पॉइजन। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो भाई जाने के लिए रेडी रहो हॉस्पिटल। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी जो मेटल्स होता है उन मेटल में किसी भी तरीके का एसिडिक फूड को सबसे पहले तो कुक नहीं करना है, बनाना नहीं है, और दूसरा चीज होता है कि भाई रखना भी नहीं है, कंज्यूम मतलब उसमें ऐसा भी नहीं करना है कि रात भर छोड़ दिए। ठीक है, जैसे दही है, अब दही बनाए तो दही को ऐसा नहीं करेंगे कि कोई एल्यूमिनियम का बर्तन है उसके अंदर रख दिए, दही थोड़ा सा होता है पर उसके अंदर एसिड, तो वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम थोड़ा सा दही के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। उसको आप खाओगे, एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई आपको डिजीज हो रहा होगा। अक्सर हम लोग के घर में जो बर्तन होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, और मम्मी खाना बनाती है तो उसमें समहाउ कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ एसिडिक बनता ही है, और हम लोग उसको बिंदास क्या होता है, खा रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, तो यही हम लोगों का प्रिवेंशन मेजर्स कि भाई ये हम लोगों का हार्मफुल इम्पैक्ट है, मेटल पॉइजनिंग हो सकता है अगर हम लोग सही से ध्यान नहीं दिए तो। और मेन तो था मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है कि भाई मेरे को कोई चीज नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप पूछना, हम उसको कमेंट करेंगे, और अगर लगा कि भाई एक और छोटा वीडियो लगेगा इस टॉपिक के ऊपर तो वो भी हम बना के दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो शेयर किया करो। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।